हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 22018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले, कुछ नया पढ़ने वाले, कुछ नया सीखने वाले। आज हम ये देखेंगे कि क्लॉज 4 जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है इस क्लॉज में। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी आज हम जरा बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाना है। और एज एन ऑडिटर, जब आप एक ऑडिटर के तौर पर जब आप इसका ऑडिट करते हैं, क्लॉज 4 का आप जब ऑडिट करने जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए और उनमें क्या क्या चीजें आपको क्रॉस चेक करनी चाहिए या वेरीफाई करना चाहिए, किन किन चीजों पे फोकस आपका होना चाहिए उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को चेक करते समय, उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को देखते समय। तो हम आज इस चीज को देखेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज 4 के जो सब क्लॉजेज है 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4, इनका ऑडिट जब किया जाएगा तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपको एज एन ऑडिटर क्या क्या चीजें उसमें देखना होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्लॉज है इसमें सब क्लॉज 4.1 एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। इस क्लॉज में आपसे ये कहा गया है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन फैक्टर्स का पता लगाना है, उन इश्यूज का पता लगाना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस पे इफेक्ट डालते हो। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज हैं, इश्यूज यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव इश्यूज ही होंगे या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हम यहां इश्यू कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो इश्यूज हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट डालते हैं और उनको लेकर आपके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक, तो ये आपको बेसिकली इस क्लॉज के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट, वो रिकॉर्ड, वो आपको चीज यहां पर मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट तैयार करना, रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट यहां पर आपको बनाना है। मतलब आपको यहां पर जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी होने के नाते, एक डिपार्टमेंट होने के नाते, जब आप इस क्लॉज के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उसमें आपको इन चीजों पर फोकस करना है कि फैक्टर्स क्या है, ठीक है, और उसकी वजह से इशू क्या जनरेट हो रहा है। ठीक, और वो इशू आपका एक्सटर्नल है या इंटरनल है और उसका इंपैक्ट आप पे ऊपर क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है, और उसके अगेंस्ट में आपके पास एक्शन प्लान क्या है। तो जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको लेकर अगर आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज का वो डॉक्यूमेंट होगा और उसमें ये चीजें आपके फॉर्मेट में आनी चाहिए। क्या फैक्टर है, फैक्टर हो सकता है कि आपका सोशल फैक्टर हो या इकोनॉमिकल फैक्टर हो या पॉलिटिकल फैक्टर हो, उस फैक्टर में इशू क्या जनरेट हो रहा है। अगर हम इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करते हैं तो हो सकता है कि जो इकोनॉमी है आपकी उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो एक इशू हो सकता है। अगर वो फैक्टर एक्सटर्नल है या इंटरनल है, वो चीज आपको यहां बतानी है। उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है आपके ऊपर, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, वो आपको यहां लिखना है। और उस केस में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास एक्शन प्लान क्या है, वो आपको यहां लिख के देना है। तो ये क्लॉज 4.1 में आपको बनाना है। और जब एक ऑडिटर के तौर पे अगर आप इस क्लॉज को ऑडिट करते हैं, देखते हैं, तो आपको इन चीजों को उसमें देखना होगा कि उस डॉक्यूमेंट में, उस फॉर्मेट में ये सारी चीजें है या नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन ऑडिटर की। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना है तब वो नॉन कंफर्मिटी है, लेकिन अगर उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है तो वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स है। तो एज एन ऑडिटर आपको ये चीज याद रखना है कि अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है तब वो नॉन कंफर्मिटी है। इफ नॉट डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये नॉन कंफर्मिटी है। लेकिन अगर कोई इसमें से कोई एक चीज ऐसी है जो उसमें मिसिंग आपको दिख रही है तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का पॉइंट है, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज को करना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्लॉज 4.2 इंटरेस्टेड पार्टीज, देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। इस क्लॉज में आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, हम उसको देखेंगे। और एज एन ऑडिटर आपको अगर इस क्लॉज को ऑडिट करना है तो आपको उस डॉक्यूमेंट को जब आप चेक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें उसमें चेक करने की जरूरत है। हम अब इस चीज को देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक ही है इंटरेस्टेड पार्टीज
देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, देयर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इंटरेस्टेड पार्टी नीड एंड एक्सपेक्टेशन। इसको हमने पूरा डिटेल में जो वीडियो बनाया है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट दिखाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो होगा आपका वो होगा इंटरेस्टेड पार्टीज देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, है ना, इसी नाम से होगा, ठीक है, ये सेम नाम रहेगा, ओके। और इसमें जो आपको चीजें मेंशन करना है, जो आपको चीजें बतानी है, बेसिकली आपको ये चीजें बतानी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है, कौन कौन सी हैं, ठीक, उनकी नीड क्या है, नीड जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम क्या उन्हें चाहिए, वो उनकी नीड है, ठीक। अगला है उनका एक्सपेक्टेशन, वो आपसे और क्या चाहते हैं, नीड के अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अलावा वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं, वो यहां पर आता है। और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है, ये चीजें आपको इसमें बतानी होती है, ठीक। मतलब जो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं उसमें कम से कम इतनी चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा भी और कोई कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई टारगेट डेट देना चाहते हैं तो वो टारगेट डेट आप बता सकते हैं। रिमार्क का कॉलम एक जनरल आ ही जाता है, ताकि अगर कोई चीज उसमें आपको अलग से कुछ मेंशन करना हो तो वो आप दे सकते हैं। बट जो बेसिक चीज है जो कि आपको मेंशन करना ही होगी, वो कम से कम इतनी चीजें आपके उस नीड एंड एक्सपेक्टेशन के डॉक्यूमेंट में आनी ही चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्टेड पार्टी एक हो गई कस्टमर, ठीक। कस्टमर आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, तो उसकी नीड है कि जो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट आपसे चाहिए, ठीक, ये उसकी नीड है। एक्सपेक्टेशन में वो ये कह सकता है कि वो आप उसको कुछ अलग से स्पेशल टाइप की पैकेजिंग दे दें, ठीक, ये उसकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ठीक। किसी मामले में ये नीड भी हो सकती है, या आपको पता करना है कि उसकी नीड क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है। नीड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है और एक्सपेक्टेशन थोड़ी उससे एक्स्ट्रा में वो जो कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है वो मांगते हैं। और एक्शन प्लान, इस चीज को करने के लिए आप क्या करने वाले, वो चीज आप यहां दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक कॉलम में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिकली इसमें कहीं कहा नहीं गया, लेकिन यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आपका काम है और वो किस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई इंटरेस्टेड पार्टी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस इंटरेस्टेड पार्टी वाले डॉक्यूमेंट में आपको बतानी है। और एज एन ऑडिटर जब आप इस डॉक्यूमेंट को चेक करें तो मिनिमम इतनी चीजें आपको उसमें देखना होंगी, इतनी चीजें आपको उसमें चेक करना है। और वैसा ही यहां पर भी होगा कि यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तब वो नॉन कंफर्मिटी बनेगी। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया है तो ये नॉन कंफर्मिटी है। लेकिन अगर बनाया गया है और कोई चीज मिस है, कोई चीज मिसिंग दिखती है, तो वो एरिया फॉर इंप्रूवमेंट में या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में आ सकता है, ठीक। AFI OAI कुछ भी कहते हैं उसको, OFI कोई कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, वो चीज इसमें आ जाती है। तो इस तरह से क्लॉज 4.2 को लेकर आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है और एज एन ऑडिटर आपको जब आप वेरीफाई करें तो आपको ये चीज उसमें वेरीफाई करना है। अब हम बात करेंगे क्लॉज 4.3 जो स्कोप की बात करता है, उसमें आपको क्या चीज देखना है और क्या चीज तैयार करनी है, उस चीज को हम देखेंगे। अब देखिए क्लॉज है 4.3 और ये बात कर रहा है स्कोप की। स्कोप का मतलब होता है जो आपकी बाउंड्री है, ठीक, मतलब जो आपकी लिमिटेशन है, जितना काम आप कर रहे हैं वो आपका स्कोप है। यदि आप फूड को तैयार कर रहे हैं और सिर्फ आप फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक, तो आपका स्कोप सिर्फ उतना रहेगा। आप यदि उसकी पैकेजिंग नहीं करते तो आप पैकेजिंग आपके स्कोप में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप पैकेजिंग भी करते हैं तो आपके स्कोप में पैकेजिंग भी आएगी। तो स्कोप में बेसिकली आपकी जो लिमिटेशन है या जो काम आप कर रहे हैं या जितना काम आप करते हैं वो चीज उसमें आती है। तो जब भी आप एज एन आप ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट में होने के नाते जब आप इस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो आपको स्कोप में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उस चीज को आपको स्कोप में लिखना होता है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग लिखेंगे, यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जो जो काम आप करते हैं वो चीजें आपके स्कोप में आती है, ठीक। यदि आप मैन्युफैक्चरर है किसी फूड किसी चॉकलेट के तो आपको उस चीज के बारे में लिखना है। यदि आप कोई कैंडी बना रहे हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। जो भी काम आप कर रहे हैं बेसिकली वो आपका स्कोप होता है। और स्कोप का जो डॉक्यूमेंट बनता है वो इस तरह से आपका बनता है। और एज एन ऑडिटर भी जब आप चीज चेक करते हैं
तो आपको यही चीज चेक करना होती है कि जो स्कोप में बताया गया है क्या वही चीजें वहां हो रही हैं, या जो चीजें वहां हो रही है वही उनके स्कोप में लिखा हुआ है या नहीं। ये चीज आपको एज एन ऑडिटर चेक करना होती है स्कोप वाले क्लॉज में, स्कोप के आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें, स्कोप के डॉक्यूमेंट में। तो ये बात हुई क्लॉज 4.3 की। इसमें लास्ट जो सब क्लॉज है 4.4, अब हम देखते हैं कि उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत होती है और एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना होता है। अब देखिए ये जो क्लॉज है 4.4 ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, इसी के नाम से है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि जो भी आपके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोसीजर्स होंगी या जो भी प्रोसीजर्स आपको उसमें रिक्वायर्ड है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी प्रोसीजर्स आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक। मतलब आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स होनी चाहिए या लिस्ट ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए, जो जो काम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं ये सारी प्रोसीजर्स आपको बनानी है, ये सारी प्रोसेस आपको तैयार करनी है, ठीक। और इसके बाद इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसका एक इंटरेक्शन चार्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। प्रोसेस या प्रोसीजर्स में आपकी जैसे एचआर एक प्रोसेस है, ठीक, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, ओके, स्टोर एक प्रोसेस है, मेंटेनेंस एक प्रोसेस है, डिस्पैच एक प्रोसेस है, ओके, फिर इसके बाद मार्केटिंग एक प्रोसेस है। तो ये जितनी भी इस तरह की प्रोसेस है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही है, जो भी आप लगा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सारी आपकी प्रोसीजर्स होनी चाहिए, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसका आपको एक इंटरेक्शन चार्ट बनाना है या एक इंटरेक्शन का आपको एक ग्राफ बना के दिखाना होगा कि कैसे आपकी प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कौन सी प्रोसेस किसके साथ कहां पर इंटरेक्शन करती है। ये एक तरह का, दो तरह के जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली आपको वो बना के इसमें दिखाने होते हैं, ठीक। तो जब भी आप एक ऑडिटी के तौर पर या एक एम्प्लॉय के तौर पर कंपनी में जब इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं इस क्लॉज के अगेंस्ट, तो आपको ये चीज तैयार करनी है। और जब आप एज एन ऑडिटर जाते हैं तो आपको बेसिकली इन्हीं चीजों को देखना है, आपको यह समझना होगा एज एन ऑडिटर की इन प्रोसेस में आपस में क्या कनेक्शन है, या आपस में क्या कनेक्शन आपको नजर आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, और क्या उसी के हिसाब से इन्होंने इंटरेक्शन चार्ट बनाया है, ये आपको चीज वहां पर समझने की जरूरत होती है। तो ये बात हुई क्लॉज नंबर 4.4 की, प्रोसेस बनेगी और प्रोसेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो आपको मेंशन करना होगा, वो क्लियर करना होगा, वो समझाना होगा। तो ये बात हो गई क्लॉज नंबर 4 की, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सब क्लॉजेज है उनमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की, और उनको किस तरह से एज एन ऑडिटर आपको देखना चाहिए इसकी। आज के वीडियो में हम इसी क्लॉज की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम क्लॉज नंबर 5 और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाने होते हैं उनकी बात करेंगे, उनको समझेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।